सभी मित्रों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। मित्रों, आज की इस क्लास में अपन अनुसूचियों को याद करने की छोटी सी ट्रिक देखेंगे, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें अनुसूचियां पूछी न गई हो। तो अपन सबसे पहले इन अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियों का उल्लेख है। मूल संविधान से तात्पर्य है 26 नवंबर 1949 जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। अगर उस समय अनुसूचियों की बात करें तो उस समय जो अनुसूचियां थी वो थी 8। अगर मूल संविधान में देखी जाए तो वो अनुसूचियां थी 8। मूल संविधान से आशय है कि जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय जो उसमें अनुसूचियां थी वो थी 8। उसके बाद धीरे धीरे आवश्यकता के अनुसार संविधान संशोधन के द्वारा नई अनुसूचियां जोड़ी गई। और अगर वर्तमान समय में बात करें कि वर्तमान के अंदर कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अब अपन एक एक अनुसूची को देखेंगे। यहाँ पर देखना, प्रथम अनुसूची। अगर भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची, प्रथम भाग और प्रथम अनुच्छेद का अगर बात करें तो वहाँ पर सिर्फ एक ही बात लिखी है, राज्यों का नाम, उसका न्यायिक क्षेत्र और उनकी सीमाओं का उल्लेख है। वो है भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में, प्रथम भाग में और प्रथम अनुच्छेद में। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि प्रथम अनुसूची में राज्यों के नाम अगर वर्तमान में देखा जाए तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इनका जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान की अनुसूची प्रथम में है। फिर अपन देखते हैं अनुसूची दूसरी। अगर दूसरी अनुसूची की बात करें तो दूसरी अनुसूची में भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके वेतन, भत्ते और उनके जो विशेष अधिकार है उनका प्रावधान है, उनका जो उल्लेख है वो अनुसूची 2 के अंदर है। ठीक है, तो ध्यान रखना अनुसूची 2। अनुसूची 2 के अंदर भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारी, उन महत्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारियों की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति, सभी राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, उसके बाद राज्य के विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य के विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक है। इनके जो वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार का उल्लेख है वो कहाँ पर है? अनुसूची 2। इस दूसरी अनुसूची में आपको इन सभी पदों का ध्यान रखना, परीक्षा में इन पदों से पूछा जाता है। तो अनुसूची 2 में वेतन का उल्लेख है। फिर आती है अनुसूची 3। अगर अनुसूची 3 की बात करें तो इसमें भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारी है उनकी शपथ का उल्लेख है। अगर उन पद अधिकारियों की बात करें तो संघ सरकार के जो मंत्री है उनकी शपथ का उल्लेख है, वो तीसरी अनुसूची में है। फिर जो संसद के सदस्य है, यहाँ पर संसद से आशय है लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं, अगर वो शपथ लेते हैं उनका उल्लेख तीसरी अनुसूची में है। फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जो भी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य जितने भी न्यायाधीश हैं, इनकी शपथ का उल्लेख भी अनुसूची 3 के अंदर है। उसके बाद है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी शपथ का भी उल्लेख अनुसूची 3 के अंदर है। फिर राज्य सरकार के मंत्री, प्रत्येक राज्य के अंदर जो मंत्री शपथ लेते हैं उसका उल्लेख भी अनुसूची 3 के अंदर है। फिर राज्य के विधानसभाओं के सदस्य जो शपथ लेते हैं उसका भी उल्लेख तीसरी अनुसूची में है। फिर उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश शपथ लेते हैं उसका उल्लेख भी अनुसूची 3 के अंदर है। आपको इस अनुसूची 3 के अंदर विशेष रूप से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों को याद रखना है, क्योंकि राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत के तहत शपथ लेता है और उपराष्ट्रपति है वो लेता है अनुच्छेद 69 के अंदर शपथ, और राज्यपाल है वो लेता है 159 के अंदर शपथ। तो राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में न होकर के भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के अंदर है। ठीक है, तो आप इन जो भी पदाधिकारी है जो तीसरी अनुसूची में शपथ लेते हैं इनको आप याद रखना, क्योंकि परीक्षा में ये पूछा जाता है।
अब अपन देखेंगे चौथी अनुसूची। अगर चौथी अनुसूची की बात करें तो इसमें केंद्र और राज्य शासित प्रदेशों के अंदर राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश और राज्य जितने भी है उनके अंदर राज्यसभा की सीटें उनकी विधानसभाओं की सीटों के अनुसार जो आवंटित की जाती है उसका उल्लेख है वो कहाँ है, अनुसूची 4। यहाँ पर अनुसूची 4 और सीटें, इस बात से आप ध्यान रखना कि चेयर, सीट का अर्थ होता है चेयर, उस चेयर पर व्यक्ति बैठता है तो उसके 4 पैर यानी पागे होते हैं, तो अनुसूची 4। अगर यहाँ पर शपथ देखी जाए तो अनुसूची 3 में है और उसके वेतन का उल्लेख है वो अनुसूची 2 के अंदर है। अब अपन देखेंगे अनुसूची 5। अगर 5वीं अनुसूची की बात करें तो यहाँ पर 5वीं अनुसूची के अंदर 2 शब्द याद रखना है। एक है अनुसूचित क्षेत्र, दूसरा है जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र का जो प्रशासन है, नियंत्रण है, इसके बारे में उपबंध किया गया है वो किया गया है अनुसूची 5। इस 5वीं अनुसूची के अंदर अनुसूचित क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन और उसके नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। फिर यहाँ पर देखना, अनुसूचित और जनजातियों के निवास क्षेत्र में राष्ट्रपति के निर्देश से जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना कि अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों में वहाँ के निवास स्थान के लिए किसके द्वारा जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। उसके बाद है कि राज्यपाल को संसद या राज्य की विधानसभा के किसी भी अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्र व उसके भाग पर लागू करने का न करने का अधिकार है वो किसके पास है, राज्यपाल के पास है। तो ये इन अनुसूची 5 के अंदर एक अनुसूचित क्षेत्र व जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन और नियंत्रण, और एक ध्यान रखना कि जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन राष्ट्रपति करता है और राज्यपाल के पास ये शक्ति है कि संसद या विधानमंडल द्वारा किसी अधिनियम को पारित किया गया है उसे जनजातीय क्षेत्र पर लागू करना है या नहीं करना है, इसका जो पावर है वो किसके पास है, राज्यपाल के पास है। अब अपन देखेंगे अनुसूची 6। इस अनुसूची 6 के अंदर आपको एक शब्द याद रखना है वो है जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में। त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इन 4 राज्यों के अंदर जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में है। सिर्फ जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में केवल इन 4 राज्यों के बारे में उपबंध किया गया है, जिसमें असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और मिजोरम। फिर आता है कि राज्यपाल जिला परिषद तथा क्षेत्रीय परिषद का गठन तथा विघटन भी कर सकता है इस जनजातीय क्षेत्र के अंदर। तो अनुसूची 5 हो गई, अनुसूची 6 हो गई। अब आती है अनुसूची 7। यहाँ पर 6 का 7 के अंदर देखना सूचियों का उल्लेख है। अगर पूछा जाए कि किस अनुसूची के तहत सूचियों का विभाजन किया गया है तो अनुसूची 7। इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के संदर्भ में राज्य व केंद्र सरकार के मध्य जो शक्तियों का विभाजन है वो कौन सी अनुसूची में है, अनुसूची 7। इसमें अगर देखा जाए संघ सूची में शुरुआत में इसमें जो विषय थे वो थे 97 और वर्तमान में इस संघ सूची में विषय है वो है 100। फिर आता है इस राज्य सूची। राज्य सूची में शुरुआत के समय तो 66 विषय थे, वर्तमान में जो विषय है वो है 61। फिर आता है समवर्ती सूची के अंदर जो शुरुआत में विषय थे वो थे 47, वर्तमान में है वो है 52। तो इस प्रकार संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनका जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में है। अब आती है 8वीं अनुसूची। अगर 8वीं अनुसूची के बारे में बात करें तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है कि महत्वपूर्ण भाषाओं को जो संवैधानिक मान्यता है उनका उल्लेख है वो है 8वीं अनुसूची के अंदर। अगर मूल संविधान में बात करें, जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय इस 8वीं अनुसूची के अंदर 14 भाषाएं थी और वर्तमान में देखी जाए तो कितनी भाषा है, 22 भाषा है, क्योंकि बाद में संविधान संशोधन के द्वारा नई भाषाएं जोड़ी गई थी। अगर उन भाषाओं की बात करें तो सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन 1967 के अंदर सिंधी भाषा को मान्यता दी गई थी, या इस 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई प्रथम भाषा थी वो थी सिंधी भाषा। 21वां संविधान संशोधन 1967, ठीक है। फिर आता है 71वां संविधान संशोधन 1992। इस 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई थी
जिसमें कोंकणी है, मणिपुरी है और नेपाली। इन 3 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में 71वां संविधान संशोधन 1992 को जोड़ी गई थी। फिर आता है 92वां संविधान संशोधन 2003। इसके तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, उसमें बोंडो है, डोगरी है और संताली है। इन संविधान संशोधन और इन भाषाओं को याद रखना परीक्षाओं में पूछा जाता है कि 71वें संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, या फिर 21वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। तो इन संविधान संशोधन को भी साथ में याद रखना। अब अपन देखेंगे 9वीं अनुसूची। 8 अनुसूचियां मूल संविधान में थी, ये 9वीं अनुसूची है। इसको बाद में संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। जो ये 4 अनुसूचियां दिख रही है, इन चारों अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया है। अगर सूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत अगर इसकी विषय वस्तु की बात करें तो इसमें है भूमि सुधार कानून, जमींदारी प्रथा समाप्त के बारे में, और इस पर न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। वो 1973 के बाद केशवानंद भारती वाद के बाद न्यायिक समीक्षा का अधिकार मिला। 10वीं अनुसूची की बात करें तो इसको 52वां संविधान संशोधन 1985 को जोड़ी गई थी। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान किया गया है। अगर कोई सदस्य लोकसभा में दल बदल करता है तो उसका जो निर्णय करता है वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष, अनुच्छेद 102 के तहत। अगर कोई विधानसभा में सदस्य दल बदल करता है तो उसका जो अंतिम निर्णय करता है वो करता है विधानसभा का अध्यक्ष। फिर अगर 11वीं अनुसूची के बारे में बात करें तो 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 को जोड़ी गई थी। इस 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की शक्तियां हैं, प्राधिकार व जिम्मेदारियों का उल्लेख है, वो 11वीं अनुसूची में। अगर इसमें विषय देखा जाए तो 29 विषय है, और इससे संबंधित जो भी अनुच्छेद है वो अनुच्छेद किसके अंदर है, 243 के अंदर है। फिर 243 के अंदर 243 ये है, 243 बी है, 243 सी है, इस प्रकार जोड़े गए हैं। अब अपन देख 12वीं अनुसूची के बारे में। इस 12वीं अनुसूची के बारे में अगर बात करें तो 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन 1992 को जोड़ी गई थी। जो 12वीं अनुसूची की जो विषय वस्तु है वो है नगर पालिकाओं की शक्तियां और प्राधिकार व जिम्मेदारियां है, वो 12वीं अनुसूची में है। और 12वीं अनुसूची के अगर विषयों की बात करें तो 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय है। तो मूल संविधान की 8 अनुसूचियां, जिसमें अनुसूची 1 उसमें राज्यों का नाम है, उसके क्षेत्र है, उसके विशेष अधिकार है। अनुसूची 2 उसमें संवैधानिक जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी है